नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और इम्पोर्टेंट PYQ है एजुकेशन सब्जेक्ट के। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एजुकेशन सब्जेक्ट की हम थ्योरी क्लासेस कराते हैं और PYQ क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो, यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, देख सकते हो ये प्रश्न आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा समसामयिक, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करती हूँ, दिख ना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा समसामयिक शैक्षणिक सिद्धांत इस विचार का समर्थन करेगा कि समायोजन का एकमात्र, यानी कि समायोजन का एकमात्र प्रकार जिससे शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए वह सत्य के साथ समायोजन है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील है। तो इसमें आपका आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, शाश्वतवाद, ठीक है। तो इसको आपको टिक कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस, इसको जो है डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों विचारकों में से जो है किसने वेदांत दर्शन से काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पे इसको 2 बार पढ़िएगा, हर प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और जो है विकल्प जो आपके होते हैं उनको भी आपको जो है डिटेल में जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय विचारकों में से किसने वेदांत दर्शन से काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। तो इसमें आपको बताना है, जे कृष्णमूर्ति दिया गया है और श्री अरबिंदो दिया गया है और आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर विद्वान है और आपका जो है स्वामी विवेकानंद जो है विद्वान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 4 विकल्प सही हो जा रहा है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आया है, यानी कि बालक, यहाँ पे देख सकते हैं, बालक विद्यालय और शिक्षा स्वयं काफ़ी हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है बालक विद्यालय शिक्षा स्वयं काफ़ी हद तक सामाजिक और जो है सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। यह निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका मूल सिद्धांत है। तो आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जा रहा है, पुनर्निर्माणवाद। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद दर्शन, यानी कि यहाँ पे बोला गया है यथार्थवाद दर्शन के अनुसार, ठीक है, यथार्थवाद दर्शन के अनुसार विषयों का कौन सा समूह पाश्चर्य में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। जिसमें आपका 4 विकल्प सही होगा, विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका PYQ। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है। तो इसमें आपका जो है सेकंड विकल्प सही होगा, शिक्षक अभिभावक के रूप में, शिक्षक अभिभावक के रूप में। यहाँ पे बोला गया है शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है। तो ये तो होगा नहीं, विश्व एक कुटुम्ब के रूप में, ठीक है, कुटुम्ब मतलब परिवार होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फैमिली। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये नहीं होगा, शिक्षक अभिभावक के रूप में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और इसके बाद अगला प्रश्न ये आपका आता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे, आज के भारतीय सामाजिक प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस दर्शन के संदर्भ में 2 विपरीत ध्रुवों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यानी कि बोला गया 2 ध्रुवों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसमें आपका जो है थर्ड विकल्प आपका सही होगा, ठीक है, यानी कि ये विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पे आपका थर्ड सही हो जाएगा, शंकराचार्य का वेदांत दर्शन। इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, तो आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आया है, 18 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे दी गई सूची में से उन विकल्पों को चिन्हित कीजिए जो सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें बोला गया है विकल्पों को चिन्हित कीजिए जो सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो इसमें आपको जो है चयन करना है। शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध कराना और पूर्व परिस्थितियों से मोह मुक्त महसूस करना, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता,
और जीवन निर्वाह की समस्याओं की प्रत्युदासीनता, व्यवहार और पारंपरिक जुड़ाव। ठीक है, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका कोड सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और जो है थर्ड है। यहाँ पे बोला गया है विकल्पों को चिन्हित कीजिए जो सामाजिक गतिशीलता, यहाँ पे लिखा हुआ सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध कराना, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकते हो गिलफोर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया आया है, यानी कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्धि हो गया यहाँ पे। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, नहीं पूछा गया। बुद्धि संरचना आप कह सकते हो या 3D मॉडल भी कह सकते हो। ठीक है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना या 3D मॉडल या 3 कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो या ये आपका इसमें सेकंड विकल्प आपका है। ठीक है, कि कौन सा नहीं है आयाम। तो आप जानते हैं बुद्धि की जो है संरचना, यानी कि मॉडल आप कह सकते हो 3 ठीक है, मॉडल। तो यहाँ पे इसमें एक आपका हो जाएगा संक्रिय हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक आपका विषय वस्तु हो जाएगा, एक संक्रिया और एक उत्पाद। ये तीनों आपके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ठीक है, हमने आपको पढ़ा भी रखा है, आप सभी स्टूडेंट को आता होगा, आपने पढ़ा है क्लास, तो नहीं पढ़ा है तो नहीं आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें विषय वस्तु के अंतर्गत गिलफोर्ड ने मानसिक कार्य करते समय जो है निहित सामग्री को रूप बताए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है विषय वस्तु के अंतर्गत जो है बताया गया है आकृत, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। ठीक है, विषय वस्तु के अंतर्गत आपको जानना है आकृत, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। और दूसरी बीमा जो आपकी है, यानी कि संक्रिय बीमा जो आपकी है, द्वितीय बीमा, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो है 5 प्रकार की जो है संक्रिय निहित होती है। संज्ञान, स्मरण, यहाँ पे देख सकते हो संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। फर्स्ट बीमा में आपने देखा, सेकंड बीमा के अंतर्गत आपने देखा संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। उत्पाद के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की आपकी क्रियाएं आई। ठीक है, 6 प्रकार की बीमा। तो यहाँ पे देखेंगे इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन। ठीक है, और इसको जो है डिटेल में आप पढ़िएगा, तो डिटेल में हमने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, टाइम होगा तो हम आपको बताएंगे, फिर से उसकी क्लास हम करा देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगी उसका जो है हम दोबारा से क्लास करवा देंगे, मतलब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एक प्रतिदर्श सांख्यिकी और उससे संबंधित प्रचाल के मध्य अंतर को कहा जाता है प्रतिदर्श त्रुटि। ठीक है, सैम्पलिंग, प्रतिदर्श मतलब सैम्पलिंग होता है, याद रखिएगा। और एक अणुकथात्मक अभिलेख निम्नलिखित में से किसके, यानी कि किसके संबंध में एक वृत्तांत है, जिसमें 4 विकल्प सही होगा। विद्यालय जीवन में महत्वपूर्ण आख्यान। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न हो जाएगा, भारत में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के संबंध में नीचे दिए गए सही क्रम की पहचान कीजिए। तो ये आपका सेकंड विकल्प इसमें सही दिया गया है। ठीक है, पहले पत्राचार पाठ्यक्रम आया, फिर दूरवर्ती अधिगम यानी कि दूरवर्ती शिक्षा, फिर मुक्त अधिगम और ई अधिगम। ठीक है, ई, इसके बाद इसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित में से किस देश का शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूप में है। तो यूके, ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई। कहने का मतलब है शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा सबसे पहले आई। तो यहाँ पे ये सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये 2 आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि बोला गया है देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई, व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, और ये जो प्रश्न आपने यहाँ पे देखा, ये
ये दोनों आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूप में है, ठीक है। ये सेम लग रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और आपका प्रश्न एक और आता है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में रूप से कब क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो जाएगा 4, यानी कि 1 अप्रैल 2000, मतलब यानी कि 1 अप्रैल 2010, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये संविधान भी देख सकते हो, ठीक है, इससे भी प्रश्न आपका आता है संविधान से। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 और ये से जोड़ा गया, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है पेपर में। और आपका प्रश्न एक और है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक विद्यालय का प्रधानाचार्य कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन है, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो इसमें बताना है आपको, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ठीक है, जो क्लास के दौरान होता है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है अगला, यहाँ पे देख सकते हो, अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार का शैक्षणिक पर्यवेक्षण हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों में सर्वाधिक प्रभावी साबित होगा। इसमें आपका सेकंड विकल्प सही है, लोकतांत्रिक और सहभागिता पूर्ण पर्यवेक्षण। ये आपके जो है प्रश्न थोड़ा टफ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी आते हैं, ठीक है, PYQ ही है, हमने तो बनाए नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ सकते हो इसको, यदि आपका पढ़ा हुआ आ जाता है पेपर में, अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न है, शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन के किस स्तर पर संकलनात्मक कौशल की सर्वाधिक ज़रूरत होती है, जिसमें फर्स्ट विकल्प सही होगा, शीर्ष प्रबंधन स्तर जैसे शिक्षा निर्देशक स्तर पर। तो हमने इसलिए आपसे बोला कि ये जो है थोड़ा टफ है, ठीक है, क्योंकि आपको जब आप कठिन प्रश्न आप हल कर लेंगे तो ईजी वाले भी हल कर लेंगे, क्योंकि समझने आपको जो है थोड़ा अपना दिमाग लगा करके हल करना होता है प्रश्न। क्योंकि जब आपको जैसे पता है शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, संकलनात्मक क्या होता है, कौशल क्या होता है, सर्वाधिक क्या होता है, ज़रूरत, ठीक है। जब आपको छोटे छोटे ये बिंदु यानी कि वाक्य आपको पता है, सेंटेंस पता है ये सारे, तो आप ही कर पाओगे प्रश्न। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रबंधन से किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है। तो इसमें आपका सेकंड विकल्प सही होगा, संकलनात्मक में प्रक्रियाओं के अनुपालन यथास्थिति तथा निर्णयों में सीमित सहभागिता पर जोर देना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है, और ये थोड़ा टफ ही था, तो आपको समझने की जो है शक्ति अपना जो है थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, यानी कि थोड़ा दिमाग को जो है तेज़ करना है, क्योंकि आप जो है प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो उसी लेवल का आपका दिमाग होना चाहिए, छोटे बच्चों जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज भी ज़्यादा है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो है याद नहीं होता है, ठीक है, जितना हम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक शिक्षक विमर्शी स्तरीय शैक्षणिक विचारों के आदान प्रदान का सत्र कक्षा आयोजित करता है, इस परिस्थिति में किस प्रकार के संप्रेषण की संभावना अधिक होगी। यहाँ पे बोला गया है कि एक शिक्षक विमर्शी स्तरीय, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या होता है, इसको हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। शैक्षणिक विचारों के आदान प्रदान का सत्र कक्षा में आयोजित करता है, इस परिस्थिति में किस प्रकार का संप्रेषण की संभावना अधिक होगी। संप्रेषण भी हमने पढ़ा है, कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते क्रियान्वित संप्रेषण हो जाएगा आपका, ठीक है, ट्रांसक्शनल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको हर पॉइंट को रिलेट करना है एक दूसरे से, ठीक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, तभी आपको प्रश्न हल करना है। ऐसे नहीं टिक करना है कि ऐसे टिक कर दो। प्रणाली के रूप में शिक्षण को स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा जब वांछित एवं जो है वास्तविक रूप में संप्राप्त परिणामों में अंतर न्यूनतम आपका हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न आप पढ़िए, ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं। अब की बार इजी प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। टफ प्रश्न जो है आपको हल करने के लिए टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो
और आप थ्योरी पढ़ सकते हो। थ्योरी की बेस पे आप जो है अधिक से अधिक जो है प्रश्न हल कर पाओगे, ठीक है। और थ्योरी हमने करा रखी है, उसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो है PYQ भी कर सकते हो। PYQ भी डेली करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं तो आप सभी स्टूडेंट डेली आप PYQ करते रहेंगे। 50-50 डेली करिए, खुद से करिए, आप जो है किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपका जो है बहुत मजबूत हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है। और हमने आपको बोला था कि फर्स्ट पेपर भी आपको छोड़ना नहीं है, फर्स्ट पेपर भी आपको जो है उसको कम समय देना है, ठीक है। इसको 1 घंटे देना है तो आपको सेकंड पेपर को 2-2.5 घंटे तो अवश्य ही देने हैं, ठीक है। वैसे तो टाइमिंग हमने आपको बता रखा है, 6 घंटे अवश्य ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड पेपर को अवश्य देना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे कि 100 प्रश्न आप हल करते हैं, ठीक है, यानी कि 100 प्रश्न आपके आते हैं सेकंड पेपर से, ठीक है। तो आप इसमें 80 कर लोगे तो आपके नंबर आपके अच्छे से अच्छे कवर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं 80 कर पाते हो तो 70 तो कर ही लेते हो, ठीक है, कर ही लोगे 70 प्रश्न। तो इस प्रकार से आप जो है हल करिएगा प्रश्न। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।